10 मार्च 2023 को यूएसए से एक बड़ी खबर आती है कि वहां का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है। यह 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था उसके बाद की सबसे बड़ी बैंकिंग कोलैप्स है। इसके 2 दिन बाद एक और बड़ी खबर आती है कि सिलिकॉन वैली बैंक के बाद यूएसए का 29वां सबसे बड़ा बैंक सिग्नेचर बैंक भी सेम रीजन के कारण कोलैप्स हो गया है। इन दोनों बैंकों के कोलैप्स के एक हफ्ते पहले एक और बड़ी खबर आई थी कि वहां का 117वां सबसे बड़ा बैंक सिल्वर गेट बैंक भी कोलैप्स हुआ था। अब यूएसए में बैंक कोलैप्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1970 से अभी तक हम देखें तो वहां पे 90 से ज्यादा बैंक कोलैप्स हो चुके हैं जिनकी एसेट वैल्यू करीब $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि जब एक रिपोर्टर ने जो बाइडेन से, वहां के जो प्रेसिडेंट है, उनसे पूछा कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स क्यों हो रहा है और क्या ऐसे कोलैप्स आगे भी होते रहेंगे, तो इस सवाल पर जो बाइडेन का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने वहां से उठ के वो चले गए। तो इस बात से ये समझ में आता है कि यूएसए का ये कोई एक नॉर्मल बैंकिंग कोलैप्स नहीं है। और यहाँ पे कई सवाल भी उठते हैं कि क्या इसके आगे भी और सारे बैंकिंग कोलैप्स यूएसए में होते रहेंगे, और इस कोलैप्स की वजह से क्या इंडिया के भी बैंक्स और इंडिया के स्टार्टअप सफर करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि इससे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टार्टअप सफर कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया का ही देखें तो यहाँ पे 8,254 करोड़ रुपए इंडिया के 60 स्टार्टअप्स के इस बैंक में फंसे हुए हैं, जिसमें नापतोल, कार वाले और ब्लू स्टोन जैसे 21 बड़े स्टार्टअप भी शामिल है। इसके साथ ही इजराइल, यूके, कनाडा, जर्मनी और चाइना के भी कई सारे स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक में अकाउंट ओपन कराए थे। लेकिन अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसे नहीं है देने के लिए और इन्वेस्टर्स के करीब 38 लाख करोड़ रुपए इस बैंक में फंस गए हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इंडिया में इतने सारे बैंक्स अवेलेबल हैं तो इंडियन स्टार्टअप्स या फिर दुनिया भर के बाकी स्टार्टअप्स ने जाके यूएसए के एक बैंक में क्यों अपना अकाउंट ओपन कराया था। तो दोस्तों आइए इसी सवाल से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक एक नॉर्मल बैंक जैसा नहीं है, ये एक स्टार्टअप बैंक की तरह काम करता है। अगर हम देखें तो दुनिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इसी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाया है और बहुत सारे इंडियन बैंक के भी अकाउंट इसी जगह पे हैं। इसके पीछे जो बड़ा रीजन है कि जब भी कोई स्टार्टअप इंटरनेशनल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से जब फंड रेज करता है तो उसको सिलिकॉन वैली बैंक में ही सारे पैसे आते हैं, जिस वजह से उनको वहां पे अकाउंट खोलना पड़ता है। जब भी इंडियन कंपनीज को सिंगापुर, जापान और यूएसए से फंडिंग आती है तो वो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक का ही यूज करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत साल 1983 में रोजर स्मिथ ने किया था, जिन्होंने रियलाइज किया था कि जितने भी बैंक्स दुनिया भर के होते हैं वो स्टार्टअप पे तो फोकस ही नहीं करते हैं, और जितने भी बैंक होते हैं वो लोन एसेट वैल्यू को देख के देते हैं। लेकिन जब स्टार्टअप अपने इनिशियल स्टेज पे होता है तो उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते जिस वजह से उनको वहां बैंकों से लोन मिल सके। और इसीलिए रोजर स्मिथ ने शुरुआत में ही 100 इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ा और स्टार्टअप्स को उन्होंने फंडिंग उनके बिजनेस मॉडल के आधार पर देना शुरू किया। अगर उनके बिजनेस मॉडल में दम होता था तो वो उनको लोन प्रोवाइड कर दिया करते थे। इसके साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक ने एक और स्ट्रेटेजी लगाई थी। उन्होंने दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट, लॉ और अकाउंटिंग फर्म के साथ एक बहुत बड़ा दुनिया का नेटवर्क तैयार किया। इसके पीछे जो सिलिकॉन वैली बैंक की स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि जब भी कोई स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए होगी तो अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर के अकाउंट अपने ही यहाँ ओपन करा लेंगे तो जब भी किसी को फंडिंग चाहिए होगी तो फंडिंग हमारे ही बैंक के अकाउंट के थ्रू आएगा, जिस वजह से हम अपने ऑपरेशंस रन कर पाएंगे, हमारे पास पैसे का फ्लो बना रहेगा। और यहीं पे सिलिकॉन वैली बैंक ने वाई कॉम्बिनेटर जैसे दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इंक्यूबेटर और बड़े बड़े वीसीज, प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ टाई अप करना शुरू किया। और साल 2022 में सिलिकॉन वैली के पास दुनिया के 1000 से ज्यादा दुनिया के बड़े इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका था। कंपनी का ये बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और आज हम देख सकते हैं कि इंडिया और दुनिया भर के बाकी सारे कंट्रीज के स्टार्टअप्स ने इसी बैंकों में जाके अपने अकाउंट ओपन कराए थे, क्योंकि वहीं पे इन्वेस्टर्स के भी अकाउंट है। साल 2019 तक देखें तो सिलिकॉन वैली बैंक का बिजनेस मॉडल काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन इसके बाद आता है कोविड। और कोविड के समय में सिलिकॉन वैली बैंक ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया। इसके पीछे जो रीजन था, 2019 से 21 के बीच में सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, जिस वजह से लोग शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे थे, लोग मेडिसिन भी ऑनलाइन ले रहे थे, लोगों की मीटिंग्स भी ऑनलाइन चल रही थी, जिस वजह से दो इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूस्ट हुई। वो थी एक टेक इंडस्ट्री और एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री थी। अब इस टेक बूस्ट की वजह से स्टार्टअप्स को बहुत सारी फंडिंग मिलनी शुरू हुई। अगर हम यूएस में ही देखें तो $212 बिलियन साल 2021 में वहां के स्टार्टअप्स ने रेज किया, जिनके ज्यादातर बैंक अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक में ही थे, जिसका सीधा फायदा इसी बैंक को ही देखने को मिला। यही नहीं, 2022 में यूएस के अंदर जितने भी हेल्थ केयर और टेक कंपनीज थी उन्होंने अपना आईपीओ भी लाया, जिसमें 44% स्टार्टअप्स के अकाउंट भी सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर ही थे। और यही रीजन है कि जहां साल 2019 में सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर का डिपॉजिट करीब $61 बिलियन था, वो 2021 में बढ़ के करीब $189 बिलियन हो गया, जिस वजह से सिलिकॉन वैली बैंक यूएसए का 16वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो यहाँ पे हम देखें तो कोविड की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को तो काफी फायदा हुआ, लेकिन यूएसए को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था कोविड की वजह से, जिस वजह से लोगों के बिजनेस डूबने शुरू हो गए। और यहीं पे वहां की फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट कम करना शुरू किया। रेपो रेट क्या होता है कि जब भी फेडरल बैंक किसी भी कॉमर्शियल बैंक को जब लोन दिया करती है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। फेडरल बैंक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि इंडिया में आरबीआई हुआ करता है। तो जब यहाँ पे बैंकों को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो बैंक भी लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे,
जिस वजह से क्या होगा कि बिजनेसेस के लिए लोगों को लोन इजीली मिलेगा, तो पूरे यूएसए में बिजनेसेस काफी तेजी से बढ़ेंगे, लोग घर तेजी से खरीदेंगे, लोग अपने बिजनेस तेजी से करेंगे, तो यहां पे पूरी इकोनॉमी तेजी से चलने लगेगी। यही कारण था कि यहां पे रेपो रेट कम करना शुरू किया वहां की गवर्नमेंट ने। और यहां हम देखें तो 2019 में जहां रेपो रेट 1.55% थी, वो अप्रैल 2020 में घट के करीब 0.05% तक पहुंच गई। अब जैसे ही यूएसए में रेपो रेट कम हुआ तो बिजनेसेस को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगा, जिस वजह से बिजनेसेस तेजी से चलने लगे। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि जिन लोगों ने अपने पैसे बैंकों में डिपॉजिट कराए थे ताकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके, वो भी उनको इंटरेस्ट कम मिलने लगे, तो लोग अपने पैसे निकाल के उस जगह पे लगाने लगे जहां पे उनको बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब 2022 में देखो तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास $173 बिलियन उनके डिपॉजिट थे, तो अब इससे सिलिकॉन वैली बैंक को अपना इंटरेस्ट भी देना था जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट कराए थे उनको, और इसके साथ ही उनको अपने ऑपरेशन भी रन करने थे, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया वो ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे। अब इस $173 बिलियन में से $73 बिलियन का तो कंपनी ने लोन बांट दिया और बाकी बचे $100 बिलियन। अब जितने भी बैंक्स हुआ करते हैं वो अपने मोस्टली डिपॉजिट को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया करते हैं, और यहां सिलिकॉन वैली बैंक भी गवर्नमेंट के टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती थी, जहां पे उसको 0.8% से 1% तक का रिटर्न मिल सकता था। लेकिन यहां सिलिकॉन वैली बैंक ने एक दिमाग लगाया और उन्होंने अपने जो भी पैसे थे उसको गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। यहां हम देखें तो उन्होंने $100 बिलियन में से $80 बिलियन को मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज यानी एमबीएस में इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी बचे $20 बिलियन को गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। मॉर्गेज सिक्योरिटीज में पैसे लगाने का सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पे इनको 1.56% तक का इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि बाकी जगहों पे इनको सिर्फ 1% तक का इनको इंटरेस्ट मिल रहा था, जिस वजह से इन्होंने अपने ज्यादातर पैसे मॉर्गेज सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया, और बाकी जो बचे पैसे थे उनको गवर्नमेंट की बाकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें करीब 1 से 2% के बीच में इनको इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब रेपो रेट को घटाया गया था, जिस वजह से लोगों को कम इंटरेस्ट पे बैंकों से लोन मिल जा रहे थे, जिस वजह से लोगों ने घर गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया। जिनके पास पैसे कम होते थे उन्होंने भी जब देखा कि इंटरेस्ट रेट काफी कम है तो लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया। अब मार्केट में घर तो उतने ही थे, अब बायर्स की संख्या बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने लग गए। अब ये सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर में नहीं हुआ, ये हर एक सेक्टर में होने लगा, जिस वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया है पूरे यूएस में इन्फ्लेशन अपने 40 साल के सबसे हाई पे चली गई, जिस वजह से गवर्नमेंट को रेपो रेट अब बढ़ाना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट रेट अब उन्हें बढ़ाना पड़ा। और जो इंटरेस्ट रेट मार्च 2022 में 0.20% थी, वो फरवरी 2023 तक बढ़ के 4.75% तक पहुंच गई। ये 15 सालों में सबसे हाई इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट अपनी पहुंच चुकी थी यूएस की। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब लोगों को इंटरेस्ट मिलना बैंकों से कम हुआ था तो लोगों ने अपने पैसे निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था। अब बैंकों में जब लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा तो लोगों ने वो सिक्योरिटीज और बॉन्ड से पैसे निकाल के गवर्नमेंट के बैंकों में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और यहीं से सिलिकॉन वैली बैंक का बुरा समय शुरू हो गया। अब लोगों ने जब बॉन्ड से पैसे निकाल के फिर से बैंकों में लगाना शुरू किया तो बॉन्ड्स की वैल्यू लगातार अब गिरना शुरू हो गई। अगर हम देखें तो 2% से ज्यादा फेडरल रिजर्व में पैसे लोगों ने डालना शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि करीब 32% से ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गिरावट आ गई। अब अभी हमने बताया था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने करीब $100 बिलियन उठा के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था। बॉन्ड्स की वैल्यू गिर रही थी, जिस वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को परेशानी होने लगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आने लगी कि अब स्टार्टअप विंटर शुरू हो गया। इसका मतलब यह था कि अब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलनी काफी ज्यादा कम हो गई साल 2022 के बाद से। आप इंडिया में भी देखेंगे कि वही ट्रेंड चल रहा है कि स्टार्टअप को फंडिंग मिलना काफी कम हो चुका है। तो यहां पे स्टार्टअप्स अपने बैंकों से पैसे निकाल के अपने ऑपरेशंस में करने शुरू कर दिए, जिस वजह से अब बैंक से पैसे निकल रहे हैं। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने सबसे बड़ी गलती क्या की, जो ज्यादातर बैंक्स हुआ करते हैं उनके बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट है उसमें से करीब 13% रुपए वो लिक्विड कैश में रखते हैं कि अगर कोई आता है पर्सन पैसे निकालने तो उसको पैसे तुरंत दिया जा सके। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ने सिर्फ 7% ही अपना लिक्विड कैश रखा था, बाकी सारे पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे। और इस वजह से अब सिलिकॉन वैली बैंक को लिक्विडिटी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। लिक्विडिटी शॉर्टेज से निपटने के लिए 9 मार्च को बैंक ने अपने $21 बिलियन की सिक्योरिटीज करीब $1.8 बिलियन के लॉस पर बेच दिया। अब जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, मार्केट में एक पैनिक मच गया। लोगों को लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से लोगों ने बैंकों में जाके अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, जिस वजह से इनका जो शेयर प्राइस था वो 60% तक गिर गया। और यहाँ पे स्टार्टअप्स, लोगों के जो पर्सनल पैसे जमा थे, उन सब ने अपने पैसे जाके विड्रॉ करना शुरू कर दिया, और इस वजह से तेजी से बैंक के डिपॉजिट कम होने लगे। और 10 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि अब उनके पास पैसे नहीं है अपने डिपॉजिटर्स को वापस करने के लिए। और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड पूरे स्टार्टअप की दुनिया में कोहराम मच गया। और आप देखेंगे कि वाई कॉम्बिनेटर, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, उन्होंने यूएससी कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल किया। उन्होंने ये बोला कि हमारे 10,000 स्टार्टअप्स के पैसे इसी बैंक पे फंसे हुए हैं, जिस वजह से वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं दे सकते हैं।
और इंडिया के भी 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स के पैसे इसी बैंक पे फंसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर स्टार्टअप के 2 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में पैसे फंसे हैं। अब यहां पे हम देखें तो जिनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है उनके पैसे तो यूएस गवर्नमेंट दे देगी। यहां अगर हम देखें तो यूएस गवर्नमेंट हर डिपॉजिटर को करीब $2.5 लाख रुपए इंश्योरेंस देती है, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 2 करोड़ रुपए होता है। और इंडियन गवर्नमेंट भी इस कोलैप्स को सामने आते ही तुरंत एक्शन में आ गई और यूनियन और आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने करीब इंडिया के 400 स्टार्टअप्स के साथ एक मीटिंग भी किया, जिसमें यह देखा गया कि आगे आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है जिससे हम किसी तरीके से बाहर निकल सकें। यहां पे आईटी मिनिस्टर ने ट्वीट करके भी कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर हमारी पूरी नजर है और इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उन सब पे हम पूरी तरीके से नजर रख रहे हैं और उस पे हम काम करेंगे। अब हम इस ओवरऑल स्टोरी को देखें तो यूएस में अभी भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई पे है, जिसका मतलब यह है कि अभी फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट और ज्यादा अभी आने वाले टाइम में बढ़ाना होगा, जिस वजह से आप देखेंगे कि और कई सारे बैंक दिवालिया हो सकते हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि यूएस में कोई बहुत बड़ा बैंक भी कोलैप्स हो जाए। अगर वहां पे भी कोलैप्स होता है तो इसका सीधा असर आपको इंडिया पे बहुत ही क्लियर देखने को मिलेगा। हालांकि इस सिलिकॉन वैली बैंक की वजह से भी इंडिया के स्टार्टअप को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखें अभी हाल में एक और न्यूज आई है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो यूएस का एक और बैंक है उसके भी शेयर्स काफी तेजी से गिर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको कई और बैंक्स भी वहां कोलैप्स होते हुए दिखेंगे। इसका कई सारा असर आपको इंडिया पे भी आने वाले टाइम में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखेगा और हो सकता है कि 2008 के रिसेशन का ये शुरुआत भी हो सकता है, क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बना था। देखते हैं आने वाले टाइम में इस पे क्या होगा। लेकिन अगर आप बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही सेफली एक बैंक में मत इन्वेस्ट करिए, आप मल्टीपल बैंक्स में अपने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करिए, जिससे क्या होगा कि अगर कभी एक बैंक में प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पैसे बाकी जगह एटलीस्ट सिक्योर्ड है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही और स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस के लिए।